हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल के कुछ जो है कवि उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। तो आज जो हमारा मैथिली शरण गुप्त है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया और उस टेलीग्राम का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए और वो नोट्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो जो मैथिली शरण गुप्त है उनके अन्य नाम की बात करें तो दद्दा, यानी इसका अन्य नाम है वो दद्दा था। कई बार पूछा गया है कि किस विद्वान का नाम दद्दा था, तो मैथिली शरण गुप्त है उसका नाम क्या था? दद्दा। जन्म की बात करें तो 1886 ईस्वी में हुआ था, चिरगांव झांसी में, जो यूपी में पड़ता है। मूल नाम की बात करें, यानी दद्दा है ये इनका उपनाम है। मूल नाम की बात करें तो मिथिलाधीप नंदिनी शरण, यानी मोस्ट है ये मिथिलाधीप नंदिनी शरण मैथिली शरण गुप्त का पूरा नाम था। उपनाम, एक नाम तो दद्दा हो गया, दूसरा जैसे उपनाम है ऋषिकेंद्र। ऋषिकेंद्र ऋषिकेंद्र नाम से एक बार इन्होंने सरस्वती में पत्रिका भेजी, सरस्वती पत्रिका उसके अंदर अपनी रचना छापने के लिए भेजी थी, जो जुई की कली है, तो ऋषिकेंद्र नाम से भेजी थी। तो जो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय उसके संपादक हुआ करते थे। तो उन्होंने मना कर दिया इनको कि भाई जो ऋषि केंद्र है वो बनने का समय है वो निकल चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, उस समय इन्होंने जुई की कली नाम से 1916, लगभग 1916 की बात है, 1916 में उसका प्रकाशन हुआ था जुई की कली का। तो उससे पहले इन्होंने ऋषि केंद्र नाम से वो भेजी थी। मृत्यु की बात करें 1964 ईस्वी, जन्म 1886 ईस्वी, मृत्यु 1964 ईस्वी। काव्य गुरु, यानी उनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं, रंग में भंग 1909 ईस्वी, रंग में भंग 1909 ईस्वी। ये दर्द वध 1910 ईस्वी। भारत भारत भारतीय, ये मैंने भारतीय लिखा है, भारत भारतीय, ठीक है, 1912 ईस्वी। शकुंतला नाटक जो 1923 ईस्वी। पंचवटी 1925 ईस्वी। अनग 1925 ईस्वी। अब देखिए मैंने जो इनकी रचनाएं हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त उनकी रचनाएं, उनका एक सूत्र बनाया है। सूत्र क्या है? आरजे भारत शक की पंचवटी, आरजे भारत शक की पंचवटी। अब आरजे भारत शक की पंचवटी, ये एक लाइन आपको याद करनी है और जो सारे इनका सूत्र हो जाए। आर का मतलब हो गया रंग में भंग, आर का मतलब रंग में भंग। जे का मतलब जय दर्द वध, जय दर्द वध। तो आरजे हमारे राजस्थान के हो गए। फिर भारत, भारत का मतलब हो गया भारत भारती। शक का मतलब हो गया शकुंतला, ठीक है, की को आप छोड़िए, और पंचवटी का मतलब हो गया पंचवटी। ये अनक का मैंने यहाँ पर इसमें ऐड नहीं किया है। बाकी ये जो 5 तक है ये आपको क्रम से याद हो गया। अनक वो लास्ट में जो भी 1925 में ही है। तो रंग में भंग, जय दर्द वध, भारत भारती, शकुंतला, पंचवटी, यहां तक का मैंने सूत्र यहाँ पर इसमें जो 5 रचनाएं उनका सूत्र बना दिया। आरजे भारत शक की पंचवटी। आगे देखिए, आगे हमारी रचना है झंकार 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1933 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी। सूत्र क्या है? झंकार सा यश द्वार पर, झंकार सा यश द्वार पर, 29 200
23, 29,223। इसका मैंने ये कोड नहीं बनाए। बाकी झंकार सा यश द्वार पर, तो झंकार का मतलब हो गया झंकार, साक का मतलब हो गया साकेत, यश का मतलब यशोधरा और द्वापर का मतलब द्वार पर। 29,223, तो ये मैंने 29 का मतलब हो गया, पहली जो है 1929 में है, 1929 में हम 2 ऐड करेंगे तो 1931 हो जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 1933 हो जाएगा और उसके अंदर 3 ऐड करेंगे 1936 हो जाएगा। तो ये कोड है वो हो गया 29,223। तो ये सूत्र है वो याद रखना है आपको, और ये याद रखने से आपको, क्योंकि इनकी रचना जो महत्वपूर्ण मोस्ट, इनका ये सूत्र बनाने का मतलब ये है कि ये क्रम से पूछा जाता है कि भाई इनका क्रम सेट कीजिए, जैसे झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर ऐसे दे दिया, तो हमारे को क्रम इसका भंग करके पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारे को क्रम याद रह जाएगा, झंकार सा यश द्वार पर। यानी सन बहुत ही कम पूछते हैं, बाकी या तो पूछते हैं कि रचना, जैसे साकेत रचना किसकी है, तो साकेत हमारे मैथिली शरण गुप्त की होगी, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि इनका क्रम सेट कीजिए। तो इससे क्या होगा, इस सूत्र से आपको क्रम इसका याद रह जाए, झंकार सा यश द्वार पर और आरजे भारत शक की पंचवटी। इस प्रकार ये 2 लाइन याद करोगे तो पहले हो जाएगी आरजे भारत शक की पंचवटी और दूसरा होगा झंकार सा यश द्वार पर। तो इससे क्रम याद हो जाएगा, 2 लाइनों में सारी रचनाओं का क्रम याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है नहुस। नहुस 1940 ईस्वी, नहुस है वो 1940 ईस्वी में, विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी में। ये कुछ 1-2 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, बाकी का आपको क्रम से याद हो जाएगा। इनके खंडकाव्य 19 है, यानी जो छोटे और खंडकाव्य वो 19 है और महाकाव्य 2 है। साकेत का अभिप्राय अयोध्या होता है, साकेत का जो मतलब है वो क्या होता है, अयोध्या होता है। ये भी पूछा गया है साकेत का क्या मतलब है, तो साकेत का मतलब क्या है, अयोध्या है। इनकी रचना भारत भारती को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि भारत भारतीय वो एक राष्ट्र प्रेम की रचना थी, उसमें राष्ट्रीय भावना भरी हुई थी, इसलिए जो अंग्रेज सरकार है उसने इसको जब्त कर लिया, क्योंकि इनसे जो जनता के अंदर एक जागरूकता आ रही थी। भारत भारती रचना के कारण ही इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, मोस्ट है। यानी जो राष्ट्र कवि है, एक तो दिनकर है और एक मैथिली शरण गुप्त है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि है वो महात्मा गांधी ने दी थी, और किस कारण दी थी, भारत भारती रचना के कारण। गुप्त जी का प्रिय छंद हरिगीति का है, हरिगीति का है वो गुप्त जी का छंद है, जो 28 मात्राओं का छंद है। जो हम छंद पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। आगे देखिए, गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त के उपन्यास मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था। माइकेल मधुसूदन का एक उपन्यास था मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किया था। नर हो न निराश करो मन को गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, जब हम पढ़ते थे उस टाइम थी ये, नर हो न निराश करो मन को। सरस्वती, सामदेनी, किसान, विकट भट्ट, जय भारत इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, रसवंती, श्यामदेनी, किसान, विकट भट्ट, जय भारत इनकी अन्य रचनाएं हैं। कार्ल मार्क्स की पुत्री जेनी पर गुप्त जी ने जैनी नाम से रचना की थी, यानी कार्ल मार्क्स के उसकी पुत्री थी जेनी, उसके नाम से गुप्त जी ने एक रचना की थी जैनी। गुप्त जी ने पहले वैश्योपकारक पत्र में अपनी रचनाएं छपवाते थे, कब, सरस्वती पत्रिका से पहले। यानी जो सरस्वती पत्रिका है उसमें जब रचना इसने छापना स्टार्ट किया, उससे पहले ये वैश्योपकारक पत्र था उसके अंदर इतनी रचना छपवाते थे। फिर सरस्वती में रचना छपवाने के लिए ऋषि केंद्र नाम से एक ब्रज भाषा में रचना लिखी, जिसे द्विवेदी जी ने छापने से मना कर दिया, जो बात मैंने आपको ऊपर भी बताई। साथ में यह भी कहा कि ऋषि केंद्र बनने का जमाना अब लद गया है, यानी उनको कहा कि भाई ऋषि केंद्र बनने का जमाना अब नहीं रहा है, और वो जो पत्रिका थी उसको छापने से मना कर दिया। बाद में इन्होंने उस पत्रिका में कुछ संशोधन करके वापस भेजी थी, तो उसने छाप दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में। इसके बाद खड़ी बोली में हेमंत रचना लिखकर भेजी, यानी बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लिखी, पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में खड़ी बोली में हेमंत रचना लिख के भेजी। गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम रचना हेमंत है, मोस्ट होता है यहाँ से, क्योंकि गुप्त जी की जो खड़ी बोली की, पहले ये ब्रज भाषा में लिखते थे और जो खड़ी बोली में रचना प्रारंभ किया तो पहली रचना कौन थी, हेमंत थी, 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई।
यानी सरस्वती में पहली रचना 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पहली काव्य रचना रंग में भंग। देखिए हेमंत है वो क्या है, खड़ी बोली की पहली रचना गुप्त जी की, खड़ी बोली की पहली रचना नहीं है, सिर्फ हेमंत जो खड़ी बोली की पहली रचना सिर्फ गुप्त जी की है, ये भी याद रखना है। और पहली काव्य रचना वो रंग में भंग 1909 ईस्वी, ये 1905 ईस्वी में, ये 1909 ईस्वी में, जो लघु खंड काव्य है रंग में भंग। ठीक है, तो खड़ी बोली की प्रथम रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की हेमंत है, और जो प्रथम काव्य रचना है पहली काव्य रचना वो रंग में भंग 1909 ईस्वी लघु खंड काव्य। तो इनको अलग अलग आपको याद रखना है। फिर है प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती। प्रसिद्ध काव्य रचना है भारत भारती, जो 1912 ईस्वी में लिखी गई, जो अभी अपने ऊपर देखिए जो प्रसिद्ध है। राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 ईस्वी में काशी में महात्मा गांधी द्वारा, जो ऊपर आया अभी, महात्मा गांधी ने दी थी, परंतु कहां पर थे, यहाँ काशी के अंदर 1936 ईस्वी में, सन थी 1936 और काशी में दी थी। यानी भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, भारत भारती रचना है वो 1912 में प्रकाशित हुई थी, और भारत भारती रचना के कारण ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कहां पर, काशी में। कब, 1936 ईस्वी में। ठीक है, वेश्योपकारक पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। भाई हमारी जो सरस्वती पत्रिका वो कहां से स्टार्ट होती थी, काशी से प्रकाशित होती थी। ठीक है, पहले काशी से थी, फिर जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने इसको इलाहाबाद से प्रकाशित करना स्टार्ट किया 1903 से। 1903 से 1920 तक कौन थे, भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उसके संपादक, तो उन्होंने इसको इलाहाबाद से प्रकाशित करना किया सरस्वती पत्रिका को। और जो वेश्योपकारक पत्र था वो कोलकाता से प्रकाशित होता था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। किसको, मैथिली शरण गुप्त को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है। किसको कहा है, और किस कारण का, ये जो रचना साकेत अयोध्या उसके कारण ही कहा है। जो साकेत है वो अयोध्या बारे में, उसके अंदर जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे सेम वैसा ही वर्णन इसमें मिलता है। तो उसके आधार पर जो से हमारे गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा है, तुलसीदास आधुनिक काल का। वो तुलसीदास भक्ति काल के थे और ये आधुनिक काल के। आगे देखो, अब हमारा है साकेत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो साकेत रचना है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। तो इस साकेत रचना के कुछ पॉइंट बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साकेत का पहली बात तो रचना काल है वो 1931 ईस्वी है। कुल सर्ग की बात करें तो 12 सर्ग का मतलब पाठ हो गया, तो इसके अंदर 12 पाठ है, 12 सर्ग हो गए। पाठ का नाम इसमें सर्ग दे रखा, पूछा जा सकता है साकेत में पाठों का नाम क्या दे रखा है या अध्यायों का नाम क्या दे रखा, तो सर्ग दे रखा। कुल कितने सर्ग है, 12 सर्ग है। काव्य श्रेणी की बात करें तो महाकाव्य है, प्रबंध काव्य। महाकाव्य यानी महाकाव्य का मतलब बड़ा काव्य, और प्रबंध काव्य का मतलब एक के बाद एक घटना वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पूर्वापूर्व संबंध है, पहले जो घटना घटित हुई उनका आगे घटने वाली घटना से संबंध रहता है। ये काव्य रविंद्रनाथ टैगोर के लेख यानी जो साकेत है काव्य की उपेक्षितताएं में प्रकाश से प्रभावित होकर लिखा गया। यानी साकेत है, इस साकेत को क्यों लिखा गया, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था काव्य की उपेक्षित पात्राएं, उपेक्षित यानी काव्य की उपेक्षितताएं ऐसे लिखा है, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये लिखा है। तो ये भी आपको याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख है काव्य की उपेक्षितताएं, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने साकेत की रचना की है मैथिली शरण गुप्त ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, यानी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है से प्रभावित। यानी एक तो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख था काव्य की उपेक्षितताएं, उससे प्रभावित हुए। दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में सरस्वती में एक प्रकाशित लेख था क्या, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यानी जो ये दो चीजें हैं इनसे प्रभावित होकर इन्होंने साकेत की रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने। तो ये दोनों भी याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर और महावीर प्रसाद द्विवेदी। बात करें पुरस्कार की, यानी साकेत पे क्या पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक, उस टाइम का ये मोस्ट यानी महत्वपूर्ण पुरस्कार था।
मंगला प्रसाद पारितोषिक जो साकेत पे दिया गया मैथिली शरण गुप्त को। ये रामचरितमानस के बाद दूसरा बड़ा महाकाव्य है। पहला रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उसके बाद में दूसरा बड़ा महाकाव्य साकेत है जो मैथिली शरण गुप्त का है। ये रचना आर्य समाज से प्रभावित है, यानी इसमें आर्य समाज से गुण मिलते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी ने क्या कहा है? साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग परिवर्तक महाकाव्य है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी ने साकेत के बारे में ये कहा है, साकेत महाकाव्य ही नहीं, आधुनिक हिंदी का युग परिवर्तक महाकाव्य है। मोस्ट पूछ लेते हैं ये लाइन किसने कही थी, तो आपको इसी तो पता चल जाता भाई साकेत के बारे में कही गई है, पर किसने कही थी? नंद दुलारी वाजपेयी ने कही थी। ये नारी चेतना से संबंधित काव्य है, नारी चेतना से संबंधित काव्य है, नारियों में जागरूकता फैलाने वाला। आगे सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सर्ग है 9वां सर्ग है। 9वां सर्ग है जो सबसे बड़ा है और महत्वपूर्ण है। उस 9वें सर्ग में क्या है? उर्मिला का वियोग वर्णन है, यानी उर्मिला का जो वियोग वर्णन है वो 9वें सर्ग में हमारे को देखने को मिलता है। रचना में लगा समय 15 वर्ष, प्रारंभ 1916 ईस्वी में, यानी 1916 में ये प्रारंभ हुआ था और प्रकाशित कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो इसमें कितना टाइम लगा? 15 वर्षों का समय लगा। यानी एक रचना करने में कवि को 15 वर्ष का समय लग गया, यानी आराम से धीरे धीरे सोच सोच के उसको लिखा गया है। तो देखिए एक रचना करने में कितना 15 वर्ष का समय लगा है। तो ऐसी ही रचना नहीं होती है, बहुत समय लगता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि साकेत में प्रारंभ इन्होंने 1916 में किया था और 1931 में प्रकाशित हुआ, तो 15 वर्षों का समय लगा। गुप्त जी के 3 नाटक है। एक तो तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ, ये 3 नाटक है जो हमारे मैथिली शरण गुप्त के हैं। अब जो मैथिली शरण गुप्त है उनके बारे में प्रमुख जो पंक्तियां जो अक्सर एग्जाम में देकर पूछते, तो उन पंक्तियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो प्रमुख पंक्तियां, पहली पंक्ति है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। ये साकेत से ली गई। आगे है, मुझे फूल मत मारो, ये भी साकेत से है। सखी वो मुझसे कहकर जाते यशोधरा, सखी वो मुझसे कहकर जाते यशोधरा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, ये यशोधरा से ली गई है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये पंचवटी से है, पंचवटी से दर से है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। आगे देखिए, आगे है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये भारती से लिया गया है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये गुप्त की है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये गुप्त जी की रचना है। सखी नील नभ सर में उतरा, ये हंस आहा तरता तरता, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना। तो ये कुछ 4-5 जो 8 है पॉइंट, तो ये 8 जो लाइनें हैं अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो एग्जाम में वैसे कुछ भी पूछ सकता है, परंतु ये जो मोस्ट लगी मेरे को और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत लड़के वो गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये लाइन कहां से ली गई है, किसकी है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, तो इसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।